साली, तू मुझे सर्कस में नचाएगी, तुझे जेल में डालवाऊंगा और वहीं चक्की पीसते रहना। मैडम, अंत हो गया, अंत। फिर वही इंस्पेक्टर पांडे बाजार के चौक में खड़ा होकर हफ्ता मांग रहा है। देखो, एक बूढ़े सब्जी वाले को थप्पड़ मार दिया गया, वीडियो वायरल हो रही है, लोग गुस्से में हैं। इसका कुछ करना होगा, मामला हद से बाहर हो रहा है। इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। इंस्पेक्टर पांडे को तुरंत रोकना होगा। आज ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये पांडे नहीं बचेगा और इसके पीछे जो भी लोग हैं वे भी नहीं बचेंगे। अब मैं चलती हूँ अर्जुन। इंस्पेक्टर पांडे की खैर नहीं, आज नहीं बचेगा वो। नहीं मैडम, हम भी आपके साथ चलेंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर? नहीं अर्जुन, मैं अकेली ही जाऊंगी, एक आम लड़की की तरह भेष बदलकर, ताकि हरामखोर पांडे को पता न चले। अगर मुझे कोई समस्या हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, तुम तैयार रहना। अब मैं चलती हूँ। अरे चाचा, बर्गर कैसे दे रहे हो? क्या ये ताजे हैं? हाँ बेटी, बिल्कुल ताजे हैं। चाहो तो चख के देख लो, मजा आएगा। अच्छा चाचा, ऐसा करें, मुझे एक मजेदार सा बर्गर बना दें जो खाते ही मजे आ जाए। ठीक है बेटा, अभी बना के देता हूँ, मजा आएगा। कम तीखा या ज्यादा तीखा? चाचा, एकदम तीखा चटपटा बर्गर लगा दो, ताकि पता तो चले कहीं से बर्गर खाया था। लो बेटी, क्या याद करोगी? ऐसा बर्गर आज से पहले नहीं खाया होगा। अरे चाचा, क्या हुआ? आप क्यों घबरा रहे हैं? आप ठीक तो हैं? वो देखो बेटी, सामने इंस्पेक्टर पांडे आ रहा है। ये बड़ा हरामखोर है। अरे चाचा, ये तो पुलिस वाले ही हैं, चोर थोड़ी हैं जो आप उनसे डर रहे हैं। बेटा, लगता है तुम नहीं आई हो इस शहर में। ये इंस्पेक्टर पांडे लोगों से हफ्ता मांगता है और उन्हें मारता भी है। अरे ओ रामदास, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि सड़क के बीच में रेड़ी मत लगा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। इस ठेले को यहाँ से हटा ले, वरना तेरा कीमा बनाकर बर्गर में डालूंगा और लोगों में बांट दूंगा। साहब, ठेले को साइड पर ही तो लगाया है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब तो हमें बताएगा किसको तकलीफ है, किसको नहीं। चल जल्दी से आज का हिस्सा निकाल। चल अब जल्दी से 5,000 निकाल। तुझे इसका जुर्माना भरना होगा, वरना तेरी खैर नहीं। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरा भी वही हाल करूंगा जो कल जगदीश समोसे वाले का किया था। सर, अभी तो ग्राहक की शुरू हुई है, मैं शाम को थाने में पहुंचाऊंगा। अबे साले, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। शाम तक नहीं, अभी चाहिए। तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, बताता हूं तुझे। तू ऐसे नहीं मानेगा, ये तेरा रोज का तमाशा है। मुझे लगता है तेरा इलाज करना पड़ेगा। अबे हफ्ता दे, हफ्ता। मुझे मना करेगा? देख मुझे मना करने का अंजाम। साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किसी गरीब को इस तरह परेशान कर रहे हो। इसका सामान क्यों खराब किया? तू कौन है जो इतना भड़क रही है? तू यहाँ की नहीं है, वरना बोलने की हिम्मत नहीं करती। मेरा नाम इंस्पेक्टर पांडे है और मेरी अनुमति के बिना यहाँ कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता। तुम्हें किसने हक दिया है? तुम किसी के साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। अरे अरे, समाज सेवक मैडम हो क्या? मैं तो डर गया रे बाबा। बंद करो अपनी ये गधे जैसी हंसी। जब तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ तो बड़ा पछताओगे। तेरे नाम से तो लगता है तुझे पुलिस में नहीं बल्कि किसी सर्कस में होना चाहिए और वहाँ तू नाचे। साली, तू मुझे सर्कस में नचाएगी, तुझे जेल में डालवाऊंगा
और वहीं चक्की पीसते रहना। चलो बे, इस समाज सेवक को गिरफ्तार करो, थाने में इसकी खातेदारी करेंगे। इसके बाद डीएम मैडम सोचती हैं कि मुझे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। बस एक फ़ोन करना है और ये चारों मेरे कदमों में होंगे। लेकिन अगर मैंने अभी बता दिया कि मैं डीएम हूँ तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, मुझे सलाम करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। लेकिन उस सच्चाई का क्या होगा जो मैं देखने निकली थी? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास डीएम का टैग नहीं है? उन हज़ारों लोगों का क्या होगा जो रोज़ इसी तरह जलील होते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता? सर जी, ये औरत तो बहुत तेज़ निकली, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर बर्गर खाती, ज़रूर किसी के साथ भाग के आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी। ये सुनकर डीएम मैडम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए सोचती हैं, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे इस सिस्टम की गंदगी को आखिर तक देखना है। मुझे जानना है कि ये लोग एक आम बेसहारा औरत के साथ किस हद तक गिर सकते हैं। मुझे ये नाटक कुछ देर और चलाना होगा। इसके बाद इंस्पेक्टर पांडे कहता है, थाने चलने दे, सारी एकड़ निकाल देंगे। अभी इसको पता नहीं है कि इंस्पेक्टर पांडे क्या चीज़ है। फिर वो पुलिस वाले डीएम मैडम को लेकर थाने पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर पांडे कहता है, आज तुझे बताएंगे कि पुलिस से बहस कैसे की जाती है। डालो इसे लॉकअप में। बेटा, तुमने क्या अपराध किया है? तुम्हें क्यों जेल में बंद किया गया है? मेरा अपराध सिर्फ ये है कि मैंने एक गरीब व्यक्ति की मदद की है और कुछ नहीं। इस मुल्क में गरीबों के लिए जगह नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो ही गरीबों को मारना शुरू कर देता है। यहाँ कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं। उन्हें खुली इजाजत है। उन्होंने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया है। मेरा अपराध ये है कि मैं बस पसंद की शादी करना चाहती थी। मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगी। मैडम समाज सुधारक, कैसा लगा हमारी सरकारी मेहमानवाजी में? तुमने इस वर्दी का अपमान किया है, तुम इसके काबिल नहीं हो। चुपचाप इस पर साइन कर। इसमें लिख कि तू नशे में थी और सरकारी काम में रुकावट डाली। मैं किसी कागज पर साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। चलो ठीक है, यहीं पड़ी रहो। जब मच्छर काटेंगे तब अकल ठिकाने आ जाएगी। हमें दूसरा तरीका भी आता है। जो करना है कर लो, मैं साइन हरगिज नहीं करूंगी। ठीक है रामलाल, इसे ले जाओ और समझाओ पुलिस की बात न मानने का क्या अंजाम होता है। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत है। तुम बचोगे नहीं। चल अब यहां से। बड़ी आई इंसाफ की देवी, तुझे यहां कोई बचाने वाला नहीं। साइन करेगी या हमें और कोई तरीका अपनाना पड़ेगा? तेरी सब समाज सेवा बाहर आ जाएगी। तुम जो चाहो मेरे साथ कर लो, लेकिन तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। चाहो तुम मुझे मारो। अरे कौन लेगा हमसे हिसाब? तुम एक सड़क छाप लड़की हो, किसी में हिम्मत नहीं जो पांडे से हिसाब मांगे। पांडे, यहां क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? और ये औरत कौन है? सर, ये औरत बहुत बदतमीज है। सड़क पे हंगामा कर रही थी और सरकारी काम में रुकावट डाल रही थी। तुम चार्जशीट लगा रहे हो, वो भी एक औरत पर। पांडे जी, अगर आपको थोड़ी सी भी कानून की समझ है तो आपको यह पता होना चाहिए, बिना किसी महिला कांस्टेबल के किसी औरत को सारी रात थाने में रखना कानून की खुली उल्लंघना है। किसी औरत को रात भर इस तरह परेशान करना गैर कानूनी है। तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं है। सर, गवाह, सबूत। सर वो तो ठीक है, सुबह इसे अदालत के सामने पेश कर देना है, लेकिन मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझे? सुशंदे, 4-5 दिन का बचा हुआ खाना इस लड़की को ला दो। सड़ा हुआ खाना खाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। जैसा आप कहें।
चल, तेरी बेल हो गई है। मेरी बेल किसने करवाई? कोई न्यूज वाला है। कल रात जो तुमने तमाशा किया, उसको पता हो गया। तेरे जैसे लोगों के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। आप पे क्या आरोप लगाया गया है? बंद करिए कैमरा और निकल यहां से। ये कोई न्यूज हेडक्वार्टर नहीं, ये पुलिस स्टेशन है। चल बे लड़की, फटाफट यहां से। तुझे जमानत मिल गई है ना, ज्यादा तमाशा मत कर। इंस्पेक्टर पांडे, कांस्टेबल रामलाल, कांस्टेबल शिंदे। अभी के अभी चुप हो जा। तुम्हें पता नहीं तो किसके सामने नाम ले रही है? जल्दी से उसका फोन छीन, ये किसी को सब कुछ बता रही है। वहीं खड़े रहो कांस्टेबल शिंदे। हेलो कमिश्नर साहब, मैं डीएम अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ। जी मैडम अंजलि, सब ठीक तो है? आपने इस नंबर पे फोन किया? नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस समय हाल रोड पे मौजूद पुलिस स्टेशन में हूँ। सारी रात यहाँ गुजारी है। क्या मैडम मजाक कर रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई मजाक नहीं कर रही। आप जल्दी आइए अपनी टीम के साथ और पूछिए इस थाने के स्टाफ से। मैं अभी वहां आता हूं। मैडम, आप हैं कौन, ये तो बता दे। मैं अंजलि शर्मा हूँ, इस जिले की डीएम। अब तुम्हारी खैर नहीं। मैडम, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था, आगे ऐसा नहीं करेंगे। जो तुमने मेरे साथ किया है वो माफी के काबिल नहीं है। गरीब लोगों के साथ तो इससे भी बुरा होता होगा और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। सर, आप इससे पूछिए, इसने मुझे बिना किसी जुर्म के क्यों जेल में डाला और मुझे मारा। तुम्हें शर्म नहीं आई इसे मारते हुए? किस कानून ने तुम्हें मारने की इजाजत दी? सर, मुझे एक मौका दे दीजिए। मुझसे गलती हो गई है, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारे खिलाफ पहले भी बहुत शिकायतें आई हैं, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। मैं तुम्हें नौकरी से हटा दूंगा। अब तुम्हारे लिए कोई मौका नहीं है। तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाला जाता है और तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। का समय था। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हर रोज की तरह जाम लगा हुआ था और उसी जाम में फंसी थी एक चमचमाती सफेद BMW कार में बैठे थे विक्रम मल्होत्रा, एक नामी बिजनेसमैन जो अपने ड्राइवर के साथ एक जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार चौराहे पर पहुंचती है, विक्रम अपने ड्राइवर से कहते हैं, भाई साहब थोड़ा रुक जाओ, देखो जाम कितना लंबा है, इतनी भी क्या जल्दी है, सामने कितने लोग खड़े हैं, जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं, आराम से चलते हैं, अभी काफी टाइम है हमारी मीटिंग में। ड्राइवर उनकी बात मानकर कार को चौराहे पर ही रोक देता है। विक्रम की नजर आसपास खड़ी कुछ महिलाओं पर पड़ती है। यह महिलाएं पुराने मैले कुचैले कपड़ों में थीं। उनके चेहरों पर थकान और मजबूरी साफ झलक रही थी। उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी थे जो गंदे कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें देखकर विक्रम को लगता है कि यह भिखारी है और उन्हें इस हालत में देख उनका दिल पसीज जाता है, क्योंकि वे हमेशा से दयालु स्वभाव के थे। चाहे कितने भी व्यस्त हों, जरूरतमंदों की मदद करना उनकी आदत थी। वे अपने ड्राइवर से कहते हैं, शीशा नीचे करो। जैसे ही शीशा नीचे होता है, विक्रम अपनी जेब से पर्स निकालते हैं और उसमें से कुछ नोट निकालकर उन महिलाओं को बुलाकर प्रत्येक को 500 रुपए देते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, इसे रखो, तुम्हारे कुछ काम आएगा, अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ले लेना। महिलाएं पैसे लेकर उन्हें दुआएं देती हैं और धीरे धीरे वहां से चली जाती हैं। जाम धीरे धीरे खुलने लगता है और ड्राइवर कार को आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी विक्रम की नजर एक महिला पर पड़ती है जो उनकी कार की खिड़की के पास खड़ी होकर बार बार खटखटा रही थी और कह रही थी, साहब आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। विक्रम उसकी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और उनकी आंखें उस महिला के चेहरे पर टिक जाती हैं। चेहरा थकान और गंदगी से भरा था, लेकिन फिर भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वे तुरंत शीशा नीचे करते हैं और उस महिला से कहते हैं, अरे तुम प्रिया हो ना? वह महिला विक्रम को देखकर रुक जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह धीमी आवाज में कहती है, हां मैं प्रिया हूं। लेकिन विक्रम,
तुम यहां विक्रम का दिल धक से रह जाता है दोस्तों। ये कोई और नहीं बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी प्रिया थी, जिससे उनका तलाक 4 साल पहले ही हो चुका था। विक्रम हैरान परेशान होकर पूछते हैं, प्रिया, तुम इस हालत में, तुम तो एक अच्छे घराने की लड़की थी और कोर्ट में तलाक के समय तुमने मुझसे 50 लाख रुपए भी लिए थे, फिर भी तुम सड़क पर भीख मांग रही हो, दर दर की ठोकरें खा रही हो। क्यों प्रिया? तुम तो आराम से जीवन भर बैठकर खा सकती थी, फिर यह हालत क्यों? यह सब सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वह कहती है, विक्रम, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। विक्रम प्रिया से कहते हैं, ठीक है, पर ऐसा करो, तुम मेरी कार में बैठ जाओ। पीछे वाली सीट पर विक्रम अपने ड्राइवर से कहते हैं, पीछे का दरवाजा खोल दो। ड्राइवर तुरंत दरवाजा खोल देता है और प्रिया कार में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठती है, आसपास के कुछ दुकानदार और राहगीरों को शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं यह अमीर आदमी इस गरीब महिला को गलत इरादे से तो अपनी कार में नहीं बैठा रहा है। देखते ही देखते चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग सवाल करने लगते हैं, यह क्या हो रहा है? इस महिला को कहां ले जा रहे हो? सब उस आदमी पर गलत शक करने लगते हैं। प्रिया के साथ जो औरतें भीख मांग रही थीं, वे भी वहां आ जाती हैं और कहती हैं, तुम इस व्यक्ति के साथ कहां जा रही हो? क्या यह तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है? वहां खड़ा हर आदमी कानाफूसी करने लगता है और उस आदमी से बोलता है, भाई साहब, आप यह क्या कर रहे हो? यह सब देख प्रिया तुरंत बोल पड़ती है, ये मेरे तलाकशुदा पति विक्रम मल्होत्रा हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूं। ये मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। भीड़ थोड़ी शांत होती है, लेकिन कुछ लोग अब भी कानाफूसी कर रहे थे। कुछ कहने लगे, यह तो कोई बड़ा आदमी लगता है, इसने इस गरीब महिला को अपनी कार में क्यों बिठाया है? जरूर कोई बात है, शायद कोई गलत इरादा है। विक्रम ये सब सुनकर गुस्सा तो होते हैं, लेकिन शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कुछ कहा तो बात और बढ़ जाएगी। वे प्रिया से कहते हैं, चलो हम यहां से चलते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वे वहां से चले जाते हैं। विक्रम प्रिया को पास के एक होटल में ले जाते हैं और अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देकर कहते हैं, जाओ बाजार से इनके लिए एक अच्छी साड़ी, चप्पल और कुछ जरूरी सामान ले आओ। ड्राइवर तुरंत जाता है और एक सुंदर नीली साड़ी, चप्पल और एक छोटा सा बैग लेकर लौटता है। विक्रम प्रिया से कहते हैं, होटल के वॉशरूम में जाओ, नहा लो और यह नए कपड़े पहन लो। प्रिया वैसा ही करती है। जब वह नए कपड़ों में बाहर आती है तो विक्रम उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं, हालात ने इसे कितना बदल दिया, लेकिन इसकी खूबसूरती और मासूमियत आज भी वैसी ही है। प्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। विक्रम उससे कहते हैं, मैं किसी जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूं। अगर तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो मैं तुमसे कल आकर इसी होटल में मिलूंगा। प्रिया कहती है, ठीक है। विक्रम कहते हैं, तुम मुझे इसी होटल में मिलना, कहीं जाना मत। मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम कर देता हूं। विक्रम ड्राइवर से कहकर प्रिया के लिए इंतजाम करवा देते हैं और कहते हैं, मैं कल जल्दी ही आऊंगा और तुमसे मुलाकात करूंगा। वह कहती है, ठीक है। यह कहकर वह अपने रूम पर चली जाती है और विक्रम दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में पहुंचने के बाद वे दिन में अपना सब काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं, लेकिन रात में होटल में सोते समय विक्रम की वह रात कट नहीं रही थी और उधर प्रिया की भी रात नहीं कट रही थी। दोनों ने ऊहापोह की स्थिति में करवटें बदल बदल कर पूरी रात काटी। अगले दिन विक्रम दिल्ली से लौटते हैं और जल्दी जल्दी होटल में पहुंचते हैं। होटल में पहुंचकर वे प्रिया को देखते हैं और उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। कुछ देर बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। प्रिया अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। वह कहती है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे तलाक लूं। इस पर विक्रम कहते हैं, तो तुमने तलाक क्यों लिया? वह कहती है, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी तुमसे तुम्हारी दौलत देखकर करवाई थी। मेरे जीजा और भाई बहुत लालची थे। जब वे तुम्हें देखने आए थे तो घर जाकर उन्होंने कहा था कि शादी तो उसी घर में करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, और शादी के बाद तलाक करवा देंगे, जिसमें वे पैसे लेंगे और तुम पर जुर्माना लगाएंगे। लेकिन मुझे यह बात शादी से पहले पता नहीं थी। शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने मुझे तुमसे तलाक लेने के लिए उकसाया। वे कहते थे कि तुमसे मोटी रकम मिलेगी और हम सब मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने कोर्ट में तुम पर 50 लाख का हर्जाना ठोका और तुमने वह रकम दे भी दी। होटल में बैठकर
प्रिया अपनी कहानी जारी रखती है। तलाक के बाद मेरे जीजा और भाई ने सारे 50 लाख छीन लिए। उन्होंने कहा कि वे मेरी दूसरी शादी करवाएंगे और एक फ्लैट खरीदेंगे ताकि मैं नई जिंदगी शुरू कर सकूं। लेकिन धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। मेरे जीजा ने अपने बिजनेस में पैसे लगाए और मेरे भाई ने अपनी शादी के लिए खर्च कर दिए। जब पैसे खत्म हुए तो मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वे कहने लगे, अब तुम तलाकशुदा हो, तुम हमारे लिए बोझ हो। प्रिया की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह आगे कहती है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था विक्रम, मैं मजबूर थी। मैंने अपने घर वालों के चक्कर में अपना खुद का घर बर्बाद कर दिया। मेरे जीजा बहुत लालची थे, जिन्होंने यह सब करवाने के लिए मुझ पर बहुत प्रेशर डाला और मैं उनकी बातों में आ भी गई और अब मैं सड़क पर आ गई। जब मुझे घर से निकाल दिया गया तो मैंने शुरू में दूसरों के घरों में काम किया, झाड़ू पोछा, जो भी काम मिलता करती, लेकिन सब मुझे ताने मारते थे। इसलिए मैंने काम छोड़कर सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन जब मैं स्टेशन पर भीख मांग रही थी तो हजरतगंज चौराहे पर कुछ भिखारियों के साथ मेरी मुलाकात हुई। वे महिलाएं मुझे अपने साथ ले गईं और मैं भी उन्हीं के साथ चली गई, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और उनके साथ ही रहना शुरू किया और धीरे धीरे भीख मांगने लगी। मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार था। मैंने हमारी शादी की तस्वीर अपने पास रखी, क्योंकि वह मेरी आखिरी उम्मीद थी। विक्रम यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। वे सोचते हैं, कैसे एक इंसान का लालच किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विक्रम प्रिया से पूछते हैं, मेरी मां तुम्हें बहुत याद करती थी, तुमने कभी उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? प्रिया रोते हुए कहती है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी विक्रम, मैं उनसे कैसे मिलती? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मुझे लगता था कि मां मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। बातें करते करते रात के 12 बज जाते हैं तो विक्रम प्रिया से कहते हैं, आज भी मेरी शाम को दिल्ली में मीटिंग है, मैं फिर दिल्ली जा रहा हूं। अगर तुम मुझे अपना पता दे दो, जहां तुम रहती हो, तो मैं वहां से लौटकर तुमसे फिर मिलूंगा। प्रिया अपने किराए के छोटे से कमरे का पता देती है और विक्रम दिल्ली चले जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वे सोने जाते हैं तो आज भी उनका वही हाल था। रात भर उन्हें नींद नहीं आती। वे प्रिया के बारे में सोचते रहते हैं। वे सोचते हैं, प्रिया ने भले ही गलती की, लेकिन उसका दिल आज भी साफ है और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसे तो उसके घर वालों ने भड़काया था। क्या मैं उसे एक और मौका दे सकता हूं? उधर प्रिया भी अपने छोटे से कमरे में करवटें बदलती रहती है। वह सोचती है, विक्रम ने मुझे इतना सम्मान दिया, लेकिन क्या मैं उनके लायक हूं? अगले दिन विक्रम जल्दी से अपना काम निपटाकर लखनऊ लौटते हैं और प्रिया के बताए पत्ते पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां पता चलता है कि प्रिया फिर से भीख मांगने हजरतगंज चौराहे पर गई है। विक्रम चौराहे पर पहुंचते हैं और प्रिया को ढूंढते हैं। प्रिया उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। विक्रम कहते हैं, प्रिया मेरे साथ चलो। वे प्रिया को अपनी कार में बिठाते हैं और उसके किराए के कमरे की ओर चल पड़ते हैं। प्रिया का कमरा छोटा सा था। एक पुराना बेड, कुछ टूटी फूटी चीजें और दीवार पर टंगी थी। विक्रम और प्रिया की शादी की तस्वीर। विक्रम उस तस्वीर को देखकर रुक जाते हैं और पूछते हैं, प्रिया हमारा तलाक तो 4 साल पहले हो चुका था, फिर यह तस्वीर क्यों? प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, विक्रम मैंने तुम्हें कभी तलाक देना नहीं चाहा था। मेरे परिवार ने मुझे बहकाया। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना शादी के समय करती थी। यह तस्वीर मेरे लिए हमारी पुरानी यादों का सहारा थी। मैं इसे देखकर अपने आप को तसल्ली देती थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। विक्रम का दिल पिघल जाता है और वे कहते हैं, प्रिया तुमने भले ही गलती की, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी साफ है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब हम कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर विक्रम कहते हैं, मेरी मां तुम्हें बहुत याद करती थी, क्या तुम उनसे बात करना चाहोगी? प्रिया की आंखें चमक उठती हैं और वह कहती है, हाँ विक्रम, मुझे मां से बात करनी है। विक्रम तुरंत अपनी मां को फोन लगाते हैं और कहते हैं, मां प्रिया मिल गई है, उससे बात करो। प्रिया मां की आवाज सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती है। मां कहती है, बेटी तुम कहां थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। प्रिया कहती है, मां मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या आप मुझे माफ करेंगी? मां तुरंत कहती है,
बेटी, गलतियां इंसान से ही होती हैं। तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती थी। विक्रम, उसे घर ले आओ। विक्रम अपनी मां की बात नहीं टाल पाते और प्रिया से कहते हैं, चलो मेरे साथ घर चलो। प्रिया हिचकिचाती है, लेकिन विक्रम उसे भरोसा दिलाते हैं और अपनी BMW में बिठाकर घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही उनकी मां आरती की थाल सजाकर प्रिया का स्वागत करती है। सास बहू गले मिलकर रोने लगती है। मां प्रिया का माथा चूमती है और कहती है, बेटी तुम वापस आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। विक्रम अपनी मां से कहते हैं, मां इसने मुझसे 50 लाख लिए थे, क्या इसे फिर से अपनाना ठीक है? मां जवाब देती है, बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर वह पछता रही है तो उसे माफ कर दो। विक्रम प्रिया को माफ कर देते हैं और अपने बिजनेस में उसे एक छोटी सी जिम्मेदारी देते हैं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। प्रिया धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करती है और विक्रम व प्रिया एक साथ प्यार और विश्वास के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों कीमत पैसे से नहीं बल्कि विश्वास और प्यार से होती है। प्रिया के परिवार का लालच उसे सड़क पर ले आया, लेकिन विक्रम की दयालुता और माफी ने उसे फिर से एक नया जीवन दिया। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन इंसानियत और माफी टूटे रिश्तों को जोड़ देती है। इस कहानी का एक और सबक है कि इंसान की इज्जत उसके हालात से नहीं बल्कि उसके दिल से तय होती है।